सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह भी सबसे ज़्यादा है। चाल सबसे कम होना चाहिए किस में, सॉलिड में, लेकिन चाल सबसे ज़्यादा होता है किस में, सॉलिड में। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि घनत्व बढ़ेगा माध्यम का तो स्पीड कम हो जाएगा। तो सॉलिड का घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, इसमें स्पीड बहुत ही कम होना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में ही होता है। ऐसा क्यों? हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साउंड का पार्ट 2। देखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए इस पार्ट में ना मैं आपको ध्वनि का रिफ्लेक्शन और रेजोनेंस ये, और फिर जो इसके स्पीड जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो सब इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक, क्योंकि आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो स्पीड जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक, कोई भी चैप्टर हो जाए, आपको हम बताए हैं कि एक सिंगल भी चैप्टर आप अगर हमसे पढ़े हैं कंप्लीट, वो पढ़ने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, आपसे जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा है ना, सब का सब बनेगा, चाहे वो कितना भी घुमा के पूछा हो। तो ये बात हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये गारंटी है इस बात का कि अगर आप सिंगल भी चैप्टर कोई हमसे पढ़ते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो 100% आपसे बनेगा, इसका भी बनेगा। चलिए हम बताते हैं फटाफट। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सब कुछ इसमें कंप्लीट कर देंगे हम साउंड को। पहला है कि ध्वनि का परिवर्तन। जैसे साउंड का लाइट का क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसको वजह से क्या होती है, इमेज दिखाई देती है। उस तरह साउंड का क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है क्या, देखिए साउंड का किसी हार्ड सरफेस या किसी मेटल या किसी सॉलिड चीज या चट्टान वटान से टकरा कर वापस आना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, यानी परिवर्तन कहलाता है। टकरा कर फिर वापस सुनाई देना। जैसे आप देखेंगे कि एक बार आप बोल देते हैं हेलो, फिर कुछ देर बाद आपको उधर से भी हेलो सुनाई देता है, तो टकरा के जो साउंड आ रहा है उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस रिफ्लेक्शन के आधार पर चार चीजें हमको देखते हैं डेली लाइफ में, हम उसका यूज करते हैं इस रिफ्लेक्शन का यूज करके। फर्स्ट है मेगाफोन या हॉर्न। आप देखे होंगे मेगाफोन या हॉर्न, जिसको बोलचाल के भाषा में बिहार वार में चोंगा कहा जाता है। ऐसे होता है कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होता है। तो ये जो मेगाफोन होता है ना, या एक और कह लीजिए कि जो पुलिस वुलिस नहीं यूज करती है किसी जगह किसी भीड़ को कोई सूचना देने के लिए, बोलता है सब ऐसे, तो क्या होता है ना, यहाँ से साउंड निकलता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होते होते मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। क्या होता है, यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से साउंड क्या होती है, बहुत दूर तक सुनाई देती है। उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत दूर तक क्या होती है, सुनाई देती है। साउंड को एम्पलीफाई करता है। क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है। तो आप देखेंगे चोंगा वोंगा का आवाज मेगाफोन का बहुत दूर तक चला जाता है, क्योंकि इसका बनावट के ऊपर ही डिपेंड है। इस तरह का बनाया जाता है। क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये आप समझे। फिर स्टेथोस्कोप में होता है। आप स्टेथोस्कोप देखे होंगे डॉक्टरी, जिसको आला कहा जाता है इधर बोलचाल की भाषा में। उसमें क्या होता है ना, उसमें भी जैसे पाइप को अगर हम बनाए स्टेथोस्कोप, वो तो बनेगा नहीं हमसे, कन्फर्म है, फिर भी ट्राई करते हैं। मान लीजिए स्टेथोस्कोप है, ठीक, ये स्टेथोस्कोप है, यहाँ लगाने वाला है, हाँ? ये स्टेथोस्कोप हो गया। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से साउंड आता है, एक पाइप की नली होती है, ऐसे ऐसे करके आता है यहाँ से। तो ये जो पाइप है ना, इसमें क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। और बहुत सॉरी, इधर से नहीं, इधर जाएगा, गलती हो गया। यहाँ से जैसे साउंड इधर जाता है तो क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। और ये जो होता है इसको डायफ्राम बोलते हैं। ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, थोड़े से साउंड को थोड़ा बढ़ा देता है। और यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होती है, जो साउंड है आसानी से हमारे कान तक क्या होती है, पहुंच जाती है, जिससे हृदय या आपका लंग्स का गतिविधि जांच किया जाता है स्टेथोस्कोप। तो पूछेगा स्टेथोस्कोप किस फिनोमेना पे काम करता है, तो साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसका भी याद रखना है, क्या, इसका भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर से इको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इको क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए दोस्त। इको आपको समझाते हैं। इको का हिंदी में कहते हैं प्रतिध्वनि। क्या कहता है, प्रतिध्वनि। हो सकता है साउंड थोड़ा सा अजीब जा रहा हो, क्योंकि ड्यू टू बीमारी। देखिए इको क्या होता है, आपके साउंड का दोबारा मतलब रिपीट होकर साउंड सुनाई देना क्या कहलाता है, इको। समझा रहा अभी। मान लीजिए आप रिपीटेशन ऑफ साउंड, आपने कहीं पहाड़ या किसी हॉल में जब एक बार बोलते हैं हेलो, तो उधर से बहुत बार हेलो 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 सुनाई देता है। यही क्या है, इको है। यानी ओरिजिनल साउंड का डुप्लीकेट बहुत बार साउंड सुनाई देना क्या कहलाता है, इको कहलाता है। आप एक बार चिल्लाए, उधर से 2-4 बार उधर से वही आवाज टकरा कर सुनाई दे आपको, तो क्या कहलाता है, इको कहलाता है। यानी ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन क्या कहलाता है, इको कहलाता है। अब कंडीशन है कि इको, जैसे आप देखे होंगे किसी हॉल में आप चिल्लाते हैं तो हेलो एक बार कह देते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो साउंड बहुत देर तक सुनाई देता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है, जैसे अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, आपको इको सुनाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ आपको इको नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन दूसरी जगह क्या होता है, इको सुनाई देता है। अरे ऐसा थोड़ी है कि हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी सुनाई दे रहा, नहीं ना, इको नहीं सुनाई दे रहा। इसका भी रीजन है यहाँ, तो वो रीजन भी हम बताएंगे, और क्वेश्चन कैसे आता है वो सभी आपको बताएंगे, ठीक। तो देखिए जो इको होता है ना,
ये समझने के लिए आप समझे कि इको क्या होता है। फिर अब सुनाई कैसे देगा ये बात हम समझाते हैं। ये बात समझने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि दो साउंड में, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो ये जो बोल रहे हैं अलग अलग चीज बोल रहे हैं, अलग अलग शब्द बोल रहे हैं, अलग अलग शब्द आप सुन पा रहे हैं और इसमें अंतर समझ पा रहे हैं। ये तभी हो रहा है जब जो एक साउंड है ना और दूसरे साउंड के बीच, एक साउंड से दूसरे साउंड के बीच 1/10 सेकंड का क्या रहे, अंतर रहे। एक साउंड से लेकर दूसरे साउंड के बीच अगर 1/10वां सेकंड का अंतर है, चाहे इसको हम 0.1 सेकंड भी कह सकते हैं डिवाइड करके, अगर इतना सेकंड का अंतर है तभी आप दो साउंड में अंतर पहचान सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हम आपको बोले तुम, फिर बोले तेज हो, तो ये दोनों जो शब्द बोले हैं इसमें क्या है, 1/10 सेकंड का अगर अंतर है तो आप इस दोनों शब्द को अलग अलग समझिएगा। लेकिन अगर 1/10 सेकंड से कम का अंतर है तब ये दोनों शब्द आपको जो शुरू में बोले वही सुनाई देगा। दोनों शब्द अलग अलग सुनाई नहीं देगा, एक ही शब्द आपको जो शुरू में बोले है ना वही सुनाई देगा। क्या समझे? यानी ये आप समझ गए कि दो शब्द में अंतर पता करने के लिए, यानी दो अलग अलग साउंड सुनने के लिए हमें जो डिफरेंस है दोनों साउंड के कान तक आने में 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए। वो अलग बात है सेकंड का 10वां भाग का अंतर होना चाहिए, तभी हम सुन सकते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे कान पे एक साउंड का असर कितना देर तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। यानी अगर 1/10वां सेकंड में अगर दूसरा साउंड आ गया तो वो नहीं सुनाई देगा, कान उसको समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि पहले का असर इतना देर तक है। तो आप समझे कि दो अलग अलग साउंड सुनने में इतना कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों साउंड का पहुंचने में, 1/10 सेकंड। इससे ज्यादा है तो सुन ही लेंगे। अब मान लीजिए हम बोले कि आपको समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप आराम से सुन रहे हैं। ये बोले आपको आपको समझ में आ रहा है तो ये थोड़ा जल्दी बोले तो थोड़ा सा आपको काम क्योंकि ये, लेकिन अगर हम बोल दें, बोल ही नहीं सकते हम 1/10वां सेकंड में, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। ये 1/10वां सेकंड में अगर बहुत सारा साउंड आपके कान तक चला गया तो नहीं सुनाई देगा। अच्छा, इको के लिए देखिए, अगर हम पता करें कि इको सुनाई देने के लिए जिस इको कैसे सुनाई देगा, तो ये काम करता है। ये किस चीज़ का भाई है, तो ये भी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का वजह से, किसके रिफ्लेक्शन की वजह से, साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से। अच्छा, आपको बता दें कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना उसी लोग को फॉलो करता है साउंड का भी रिफ्लेक्शन। उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा इको किसके वजह से होता है, तो साउंड के रिफ्लेक्शन की वजह से, ध्वनि के परिवर्तन की वजह से, क्योंकि ध्वनि टकरा के आती है तभी ना सुनाई देता है। तो टकराने के लिए जब किसी हार्ड सरफेस या पहाड़ पर्वत ये सबसे टकराएगा तो इको सुनाई देगा। अब हम पता कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस पर वस्तु होना चाहिए। देखिए बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, कितना आप जोर से चिल्ला रहे हैं इसके हिसाब से भी इको डिपेंड करता है। तो 3-4-5 फैक्टर पे क्या करता है, इको डिपेंड करता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल पूछेगा ना वो पूछेगा डिस्टेंस से, कि आपको इको सुनने के लिए साफ साफ आप बोल रहे हैं यानी श्रोता और जिससे टकरा के आ रहा है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, यानी मिनिमम इतना डिस्टेंस है तो इको सुन सकते हैं। मैक्सिमम रहेगा तो सुनाई देगा, अलग बात। तो उसके लिए देखिए हम पता कर रहे हैं, यानी हम मान लीजिए यहाँ से कोई आदमी यहाँ से चिल्लाया, यहाँ से हॉर्न कोई बजा, ठीक है, ये स्रोत यहाँ से साउंड निकल रहा है और यहाँ से टकरा के आ रहा है। ये मान लीजिए कोई वॉल है, दीवार है, इससे इधर से जाएगा और टकरा के इधर से जाएगा और टकरा के होगा आएगा। मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस डी है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या डी है। और आपको पता होगा ये जब हम इको सुनते हैं जनरली हवा में ही सुनते हैं। हम आपको बताया तो मान ले रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे हवा में साउंड का चाल आपको मान लेना क्या होता है, ये 344 मीटर पर सेकंड। ये आपको अभी बताएंगे, हम पढ़ाएंगे तो, कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का जो स्पीड है ना वो बढ़ जाता है। तो ये हवा में इतना चाल होता है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम इको सुनना चाह रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि हमको दो अलग अलग साउंड सुनाई दे, तो कम से कम कितना का डिस्टेंस होना चाहिए, 1/10 सेकंड। यानी कंफर्म हो गया कि टाइम हम साउंड जाके और टकरा के आने में कितना टाइम लगा होगा, कम से कम 1/10 सेकंड। तो हम तो कम से कम डिस्टेंस भी तो निकाल रहे हैं ना, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम 1/10 सेकंड। तो टाइम का मान लेंगे भाई 1/10 सेकंड, क्योंकि इससे 1/10 सेकंड में आएगा तब हम दो साउंड सुन लेंगे अलग अलग, हेलो हेलो सुन लेंगे। अगर इससे कम आ गया नहीं सुनाएगा, तो टाइम आपको मान लीजिए 1/10 सेकंड। अच्छा, आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये ना होता है भाई। तो हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ना, सॉरी हाँ डिस्टेंस ही निकालना चाहते हैं। अच्छा, डिस्टेंस की जगह क्या लिखा है, देखिए एगो डिस्टेंस हम इधर से माने डी, तो पहले साउंड जाएगा तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डी दूरी तय करेगा, फिर आएगा तभी तो डी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है साउंड 1/10 सेकंड में, जाने का भी और आने का भी, तो 2D डिस्टेंस हो जाएगा। यानी डी की जगह हम लिख देंगे 2D। एस स्पीड का है तो भाई 344, और टाइम कितना है 1/10, तो ये कटेगा तो आपका कितना आएगा, 2D बराबर आ जाएगा 34.4। यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो 17.2। तो आपने देखा कि 17.2 मीटर। यानी इको सुनने के लिए आप चिल्ला रहे हैं यहाँ से और आपका साउंड दोबारा सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस आपके और
जिससे टकरा के आ रहा है परावर्तक सतह, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। अलग बात है, डिपेंड करता है ठंडा का अगर मौसम रहेगा तो, अगर ठंडा का मौसम है तो इससे कम दूरी पर सुन लीजिएगा, और मौसम अगर आपका गर्मी का है तो इससे ज़्यादा दूरी। तो ये सब अलग अलग बात पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए हवा में 17.2 मीटर। अगर आप दूर है तो आप हेलो कहिएगा तो उधर से हेलो सुनाई देगा। तो इतना क्वेश्चन इससे पूछता है, इको क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ समझ गए आप। अब एक होता है रिवर्बरेशन, आपसे क्या याद रखना है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, कितना देर असर रहता है 1/10 सेकंड, किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर। अगर आपको नहीं दे, कुछ और देख के पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए आपको कहा है कि पानी में इको सुनने के लिए, तो पानी में जो स्पीड, इसका साउंड का स्पीड अलग होता है, वहाँ पानी वाला स्पीड लिख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरह कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। अब हम बता देते हैं रिवर्बरेशन क्या कहलाता है, अनुरणन ये कहलाता है। देखिए ये जितना लिखा है ना, ये सब रिफ्लेक्शन के पे ही आधारित है। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है आपको बता रहा है। जब कोई हॉल आप देखे होंगे, हॉल, तो हॉल को ऐसे बनाया जाता है, हॉल को रिवर्बरेशन का मतलब ऐसे समझिए ना, रिवरेंस मतलब होता है गूंज, यानी आवाज जो गूंजता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उस मतलब जो फिनोमेना है उसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। देखिए क्या होता है, आपको समझा रहे हैं हम एक चीज, इधर समझाते हैं। ये देखिए, जब, अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखिएगा, एक सवाल ये पूछता है कि किसी हॉल या कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल ये सब का छत, पहले ये बताने से पहले वो चीज़ आपको हम समझा दें कि पूछता है कि किसी कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, सिनेमा हॉल का छत कैसा बनाया जाता है। तो देखिए आप याद कर लीजिएगा, छूट रहा था, ये बनाया जाता है अवतलाकार। कैसा? अवतलाकार। क्योंकि अवतलाकार इसलिए बनाया जाता है, हल्का कर्व बनाया जाता है। कर्व इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ से अगर कोई बकबका रहा है, साउंड यहाँ से निकल रहा है, तो ये साउंड यहाँ से मल्टीपल क्या हो, साउंड का रिफ्लेक्शन हो, और हर जगह क्या हो, साउंड सुनाई दे। हर जगह क्या होगा, साउंड सुनाई देगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। क्योंकि ये अवतलाकार होगा तो साउंड का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और हर एक जगह पहुंचेगा, तो जितने ऑडियंस बैठा है नीचे सबको क्या होगा, सुनाई देगा। तो आपको याद रखना है कि अवतलाकार बनाया जाता है जिसकी वजह से क्या हो, साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो और साउंड पूरे बैठे लोगों के पास पहुंच सके। कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल के छत को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अब ये समझाता है रिवर्बरेशन क्या होता है। देखिए जब आप किसी हॉल में है आप, और आपका साउंड उस हॉल के छत से टकराकर, उस हॉल से छत से टकराकर गूंजे। अब देखिए ये गूंजेगा दो तरीका का है। अगर मान लीजिए यहाँ आपने बोल रहे हैं, कोई हॉल है, यहाँ से आप बोल रहे हैं, यहाँ से साउंड निकला, ठीक, तो साउंड क्या होगा, इससे टकराएगा, टकरा के हर जगह क्या होगा, पहुँचेगा, ठीक है, टकरा के हर जगह क्या होगा, पहुँचेगा, बात सही है। लेकिन एक समझिए, अगर ये साउंड टकरा के पहुँचने में अंतर अगर कम समय का है, कम समय कहने का मतलब कि 0.1 सेकेंड से कम का है, तब जो होगा ना वो साउंड, वो गूंजेगा नहीं, मतलब उस साउंड का जो क्या बोलते हैं उसको, क्या कहें, मतलब वो साउंड बहुत देर तक रहेगा। जैसे आप बोलते हेलो, जैसे बोले हम हेलो बोले, लेकिन रहेगा हेलो, समझे, हम बोल रहे हैं धीरे देर तक, मतलब कम देर तक बोल रहे हैं, लेकिन वो साउंड बहुत ज़्यादा देर तक मौजूद रहेगा। एक ही साउंड, सिंगल ही साउंड ज़्यादा देर तक मौजूद रहेगा। कब? जब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसमें समय क्या हो, बहुत ही कम लगे, यानी 1/10 सेकंड से कम ही में पूरा साउंड क्या हो, कान के पास पहुँच जाए, तब क्या होगा, एक ही साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर 1/10 सेकंड से ज़्यादा साउंड में पहुंचेगा तो आपको पता है 1/10 सेकंड से ज़्यादा लगेगा तो क्या सुनाई देगा, इको में क्या होता है, अलग अलग साउंड, यानी एक बार हेलो कहें तो हेलो 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 बहुत जगह सुनाई देगा, तो क्या हो जाएगा, गूंजने लगेगा आवाज़, क्या होगा, गूंजने लगेगा। तो उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। अब कहता है कि जैसे ये किसी सिनेमा हॉल या चाहे मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल में हमें इको से बचने के लिए, क्योंकि देखिए एक्चुअल में हो रहा है इको ही, रिवर्बरेशन कुछ नहीं, इको ही है, बहुत ज़्यादा इको आने लगेगा, बहुत जगह। हम तो एक इको का बताया है ना, बहुत ज़्यादा अगर इको सुनाई देने लगे आपको, उसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। और इस इको से बचने के लिए हम इको कहते हैं चाहे रिवर्बरेशन कहते हैं, बात एक ही हुआ, क्योंकि इको की वजह से रिवर्बरेशन आता है, उसी को कहते हैं। तो दोनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम यहाँ ऐसे चीज़ का उपयोग करेंगे जो क्या हो, साउंड को सुख, मतलब साउंड को अपने अंदर ऑब्जर्व करता हो। हार्ड सरफेस मेटल से ना साउंड टकरा के बहुत तेजी में क्या करती है, जाती है। तो हमें ऐसा क्या क्या इससे बचने के लिए क्या क्या लगाना चाहिए, तो ध्यान रखा जाता है इसमें हम पर्दा का यूज कर सकते हैं, खिड़की उड़की जब पर्दा लगाइए, या ऐसे जो
साउंड ऑब्जर्वर लगाना चाहिए। साउंड को क्या कर ले भाई, अपने में ऑब्जर्व कर ले, समाहित कर ले। देखो होंगे आता है फोम जैसा बना हुआ, साउंड को क्या करता है, अपने में सोख लेता है। स्टूडियो में लगाया जाता है। यहाँ हमारा स्टूडियो नहीं है तो देखिए आपको दिखाते हैं नेचुरल पर्दा। ये क्या करता है, ये बचा के रखता है, थोड़ा मोड़ा बचाता है, एक इधर है एक इधर है, इधर तो खैर गेट वाला है, गेट वाला से ही काम हो जाता है, देख रहा है। तो पर्दा का भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो कपड़ा वपड़ा होता है ना, इसे भी साउंड टकरा के ये अपने आप में साउंड को क्या करता है, सोख लेता है। बाकी ये सब तो दीवार है यहाँ, तो देखिए इधर तो ये सुनाई देगा आप। तो ये चीज आप समझे कि साउंड ऑब्जर्वर ये सब लगा के हम क्या कर सकते हैं, रिवर्बरेशन को रोक सकते हैं। रिवर्बरेशन यानी गूंज, इको को रोक सकते हैं। ये आप समझ गए। अब बता देते हैं कि ये अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। तो देखिए साउंड का नाम रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो आपको बताए थे ध्वनि का प्रकाश का रिफ्लेक्शन। प्रकाश के रिफ्लेक्शन में आपको बताए थे हम कि जब प्रकाश लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रास्ता क्या होता है, चेंज होता है, पाथ बदल लेती है। और एक बार और याद दिला देते हैं कि जब सघन, हम कंप्लीट पढ़ाएं, आप देख सकते हैं, जब अगर कोई लाइट या साउंड दोनों में यही रूल लगेगा, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, और विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी। यही केस होता है। तो पता है रात को आप देखे होंगे कि जो साउंड है ना बहुत दूर तक सुनाई देता है, और दिन में साउंड उतना दूर तक नहीं सुनाई देता है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो आपको याद रखना है, ध्वनि का अपवर्तन। क्या, ध्वनि का अपवर्तन। रात में साउंड कहाँ होता है, बहुत दूर तक सुनाई देता है। क्यों, ध्वनि का अपवर्तन की वजह से। दिन में कम सुनाई देता है, क्यों, ध्वनि का अपवर्तन की वजह से। देखिए कैसे हम समझा देते हैं फटाफट। यहाँ ये मान लीजिए आपका दिन का समय, ठीक है, ये सरफेस है, ये भाई सरफेस, ये सरफेस है। मान लीजिए आपने यहाँ से बोला, आप यहाँ से बोले तो ये अभिलंब हो गया। अभिलंब तो वही ना डाला जाता है जहाँ से, तो आप इन्हें यहाँ से बोला तो अभी दिन का समय में दिन हुआ है, तो दिन हुआ है तो अर्थ गर्म है, अर्थ गर्म है तो यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा हवाएं गर्म है, हवाएं गर्म है तो कन्फर्म यहाँ विरल माध्यम, ये है विरल, और ऊपर है सघन, ऊपर क्या है सघन। तो विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो साउंड सब निकलता है एक जगह, क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, एक ही जगह इकट्ठा होता है जा जाके। तो एक जगह इकट्ठा होने की वजह से साउंड ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। कब कंडीशन है ये, दिन का कंडीशन है, दिन में तो दिन में क्या होता है, दूर तक नहीं सुनाई देता है। लेकिन रात का कंडीशन आपको बना है, तो देखिए ये समझिए रात है, ठीक है। अभी ये अर्थ, ये सरफेस हो गया, तो बताइए रात में क्या होगा कि आपको जानते होंगे कि जो चीज जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है। तो रात में क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है ना, सीब्रिज लैंड ब्रिज पढ़े होंगे ना ज्योग्राफी में, जो हमारी अर्थ है रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है, लेकिन ऊपर उतना ज्यादा ठंडा नहीं रहता है। तो देखिए क्या होता है, ये हो गया विलंब। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया सघन, क्योंकि रात में यहाँ क्या होगी, ठंडी, तो ये है सघन। तो सघन से विलंब में जाएगा, विलंब से दूर भागेगा, तो जो साउंड है ना ये क्या होगा, दूर फैलता है इस तरह, पूरे विलंब से, जहाँ से मतलब आदमी चिल्ला रहा है उससे चारों बगल फैलने लगता है। तो जिससे क्या होता है, बहुत साउंड दूर तक सुनाई देती है रात के समय, समझे। तो ये चीज हो गया। एक होता है अनुनाद, रिजोनेंस क्या होता है समझिए। हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं, 2 सवाल पूछता है, आप बना दीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अभी इसमें और चीज़ होता है, व्यतिकरण होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्या ही फायदा है पढ़कर आपके एग्जाम में। अब हम बता दें रिजोनेंस। देखिए जब किसी चीज़ की आवृत्ति, जैसे मान लीजिए ये चीज़ वाइब्रेट कर रहा है, इसका आवृत्ति, और इस पे बाहर से हम कुछ फ्रीक्वेंसी दें इसको, दोनों का आवृत्ति अगर सेम होना तो उसको हम कहते हैं कि वस्तु अनुनाद में है, रेजोनेंस में है। और ऐसा होने से क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ डैमेज होने का भी डर है। तो आप देखे होंगे लिखेगा कि रेडियो किस पे काम करता है, तो ध्वनि का अनुनाद यानी रेजोनेंस पे काम करता है। फिर से जो पुल टूटता है आप देखे होंगे, देखिए नहीं देखे नहीं होंगे, ऐसा है कि पुल पे ना सैनिकों को, जो हमारे जवान हैं, उनको कहा जाता है कदम ताल, मतलब करने से मना किया जाता है। कदम समझ रहे, ऐसे नहीं होता है, कदम ताल करता है वो मना किया जाता है। रीजन क्या है कि पुल का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा वाइब्रेट कर ही रहा होगा। अगर सब लोग एक ही साथ पैर मारेंगे तो क्या होगा, उधर का फ्रीक्वेंसी और जो लोग फ्रीक्वेंसी देंगे, इससे क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा एक बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ता है, इतना ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगा कि पुल क्या होगा, धंस जाएगा। तो इसीलिए कदम ताल करने से मना किया जाता है, इसकी वजह से पुल टूट सकता है। अब हम साउंड से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, ठीक। आपको अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, यानी जो ध्वनि का चाल है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए, बहुत ज़्यादा, मतलब चाल से तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3-4 फैक्टर है जिस पे ध्वनि का चाल क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर देखिए फर्स्ट फैक्टर है कि जो साउंड का स्पीड होता है ना, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर साउंड का अगर आप तापमान बढ़ाएंगे, सॉरी साउंड का तापमान नहीं, माध्यम का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, जिस मीडियम से साउंड होकर गुजर रहा है, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात आप समझे। तो आपसे अगर पूछे कि दिन में जो आपका स्पीड है, या गर्मी पूछा है क्वेश्चन कि गर्मी के दिन में स्पीड ज़्यादा होता है कि ठंडे के दिन में, तो गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए सेकंड फैक्टर है कि घनत्व के, यानी जो
जिस मीडियम से होके साउंड ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम के घनत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किस कौन? स्पीड। यानी अगर घनत्व ज्यादा तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम, और घनत्व कम तो स्पीड ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर घनत्व बढ़ाएंगे स्पीड कम हो जाएगा। थर्ड है कि ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब हमने पहले ही यहाँ लिख दिया है कि टाइम बचे। ह्यूमिडिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हवा में नमी का मात्रा ज्यादा है, ह्यूमिडिटी का मतलब यही हुआ, हवा में नमी का मात्रा ज्यादा है तो जो स्पीड है साउंड का वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर नमी का मात्रा कम है तो स्पीड घट जाएगा। तो बरसात में जो साउंड है ना ज्यादा दूर तक सुनाई देती है ड्यू टू ह्यूमिडिटी। फोर्थ आपका है कि जो अणु भार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अणु भार कहने का मतलब जिस गैस में वो हवा के, मतलब हवा किससे बना है? गैस से मिलकर बना है। तो जिस अगर गैस में वो ट्रेवल कर रही है उस गैस का अगर अणु भार यानी एटॉमिक मास कम है स्पीड ज्यादा होगा, और एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो एक क्वेश्चन में यहाँ हमने देखिए चारों चीज यहाँ लिख दिया है कि ध्वनि के चाल गैस का अणुभार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अणुभार बढ़ गया चाल घट जाएगा, आर्द्रता बढ़ गया चाल बढ़ जाएगा, घनत्व तो बढ़ेगा चाल ये होगा, और फिर से माध्यम के ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड बढ़ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ने पूछा भी है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और मीथेन में किसमें वेग मैक्सिमम होगा? ध्वनि का वेग, वेग कहने का मतलब ध्वनि का वेग किसमें मैक्सिमम होगा? तो बताइए ये सब क्या है? गैस है। तो इनका हम आपको बताया है कि जो चाल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस का अणुभार के, यानी गैस जिसका अणुभार कम उसका स्पीड ज्यादा। तो आप निकालिए सबका। जानते होंगे कि हाइड्रोजन में कितना होता है? तो 2U होता है U। ऑक्सीजन में कितना होता है? तो ये आपके 16 दूना 32। इसका अगर आप देखिएगा हीलियम में कितना होता है दोस्त? 4 होता है। और मीथेन का देखिएगा तो 4 6 दूना 12 4 16 12 4 16 ये 16। तो यहाँ समझिए किसमें आप देख रहे हैं किसका मास कम है? तो सबसे मास कम किसका है? हाइड्रोजन का। तो मैक्सिमम जिसका मास कम चाल ज्यादा, तो किसमें सबसे ज्यादा चाल होगा? इसमें। एक बात अब आपको हम सबका थोड़ा सा एक्सेप्शंस कुछ बातें हैं जो बताते हैं। फर्स्ट है कि ताप बढ़ाने से स्पीड बढ़ता है, ठीक है। तो कितना बढ़ता है? तो एक बात आपको याद रखना है इसमें नोट करके कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर मीडियम का 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप ताप बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। यानी अगर आप मीडियम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सेकेंड चीज है इसके बारे में बता दें आपको, घनत्व। अच्छा, अणुभार के बारे में तो बता ही दिए इसका। अब एक बात बताइए, हमने यहाँ लिखा, एक हम लिख के छोड़े आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर ये आप बता देंगे तो फिर समझेंगे कि हाँ आपके पास टैलेंट है। देखिए सेकंड है कि घनत्व पे, यानी जिसका घनत्व कम है, घनत्व वाला बाद में बताएंगे, पहले ह्यूमिडिटी वाला बता देते, आर्द्रता वाला। कैसे आर्द्रता बढ़ाने से बढ़ जाती है ये बात को आप समझिए। देखिए ये याद रखिएगा कि होता है, लेकिन कैसे हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छा एडवांस बनेगा ना तो ये बन सकता है। जो आपको हम बात करें कि हवा में जो चाल को डिसाइड करते हैं ना, हवा में, तो हवा में आपको पता है कि नाइट्रोजन भाई है और ऑक्सीजन है, यही लोग, ये आपका है 78% के आसपास, ये 21% के आसपास, यानी मैक्सिमम तो यही दोनों है। तो हम ये कह सकते हैं, और अलग बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों हवा में स्पीड डिसाइड करते हैं। हवा में स्पीड को कौन डिसाइड करता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं पे डिपेंडेड है, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी इन्हीं लोगों का है, परसेंटेज। तो ठीक है, तो अगर आप बताइए, अगर हम गैस ले लें, जैसे आपका ले लें, हम हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, वाटर ले लें, ठीक है, ये 3 गैस ले लें, मीथेन भी ले लीजिए। तो अगर इन सब का आप मास निकालिएगा ना, तो इसका मास होता है 2U, इसका 4U, इसका आपका होता है 18U और 1218, इसका भी 16U। तो आप यहाँ देखिए, इसका मास पता है कितना होता है? नाइट्रोजन का आपको पता ही होगा कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का भी बहुत ज्यादा होता है, यानी इन सबसे ज्यादा होता है इसका मास। तो क्योंकि ये भी तो अणुभार है, तो आपको बताया था कि अणुभार की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गैस का अणुभार कम, स्पीड ज्यादा, अणुभार ज्यादा, स्पीड कम। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, इनका मास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्पीड कम होता है। लेकिन अगर इनमें हवा में इन चारों में से कुछ भी जुट गया, हवा में इन चारों में से कुछ भी जुट गया,
तो अगर बताइए, अगर इन चारों में से कुछ भी जुटेगा तो कंफर्म, अगर ये जुटेगा तो अणुभार कम होगा, अणुभार कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। इसीलिए जो वाटर अगर जुटेगा तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, हवा में वाटर जुटेगा तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी, वाटर जुटा, इसका मास कम होता है, अणुभार कम होता है, और इसका भी अणुभार, एवरेज अणुभार क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से अणुभार कम, स्पीड क्या हो गया, ज़्यादा। इसीलिए ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ह्यूमिडिटी के। आर्द्रता, अगर आप आर्द्रता बढ़ाइएगा, हवा में पानी का मात्रा बढ़ाइएगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में? कम कीजिएगा कम। तो आपसे कल को ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि हवा में अगर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो ध्वनि का चाल क्या होगा, तब सीढ़ी खुद लाइएगा कि क्या करें, मैथ्स में तो पढ़ाया ही नहीं है, तो थोड़ा सा एडवांस बनेगा तो ये सब बन सकता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब है ये हो गया, सॉरी ये हो गया माध्यम के घनत्व। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्त। आप जानते हो कि मैक्सिमम स्पीड आपका होता है सॉलिड में, फिर गैस में, फिर लिक्विड में। ये स्पीड है, स्पीड का क्या सीक्वेंस है, किसका, ध्वनि का मैक्सिमम स्पीड होता है सॉलिड में, लिक्विड में, फिर गैस में, फिर लिक्विड में। अरे यार गलती लिख दी, एक मिनट, पहले लिक्विड होगा ना, आ गए हम भी, और फिर होता है आपका गैस में। तो समझिए, हम मैक्सिमम स्पीड होता है सॉलिड में, हम यहाँ लिखवाए हैं आपको कि जो ध्वनि का चाल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माध्यम के घनत्व के। ध्वनि का चाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माध्यम के घनत्व के, यानी अगर डेंसिटी ज्यादा हुआ, स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह भी सबसे ज़्यादा, चाल सबसे कम होना चाहिए किस में, सॉलिड में, लेकिन चाल सबसे ज़्यादा होता है किस में, सॉलिड में। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि घनत्व बढ़ेगा माध्यम का तो स्पीड कम हो जाएगा। तो सॉलिड का घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, इसमें स्पीड बहुत ही कम होना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में ही होता है। ऐसा क्यों? तो इसके के पीछे का रीजन यहाँ है, इसलिए छोड़ के लिखा है। जो साउंड होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलास्टिसिटी के, इलास्टिसिटी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, सुघाट्यता कहते हैं शायद, ऐसे करके इलास्टिसिटी याद रखिएगा, सुघाट्यता कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण, उसमें अगर आप परिवर्तन लाइएगा तो पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा। जैसे आप स्टील या किसी मेटल की चीज़ को मारिएगा ना, तो क्या होगा, मतलब थोड़ा देर उसके पार्टिकल्स दूर जाएंगे, लेकिन फिर सिकुड़ के क्या होगा, पास आ जाएगा। उसको कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी चेंज होने के बाद दोबारा अपने अवस्था में आ सके, तो इलास्टिसिटी। तो बताइए, लिक्विड के पास ऐसा गुण है, बहुत ही कम है। सॉलिड के पास इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इलास्टिसिटी, अब देख रहे हैं, सॉलिड का इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, तो अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो ध्वनि का चाल ज़्यादा होगा। इसलिए सॉलिड में चाल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और देखिए, अलग बात है कि सॉलिड है तो घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा तो स्पीड कम करेगा, लेकिन घनत्व उतना बड़ा फैक्टर नहीं है स्पीड डिसाइड करने का। सबसे बड़ा कोई फैक्टर है, वो है कौन, इलास्टिसिटी। सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर है ना, याद रख ली, इलास्टिसिटी है। अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा हुआ तो सॉलिड का इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा देता है। अलग बात है ये थोड़ा सा कम करता है इसकी वजह से, लेकिन उतना नहीं कम कर पाता है। तो ये आप समझे इलास्टिसिटी। अब देखिए, अब कुछ बातें आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, जब कोई, यहाँ लिख लीजिए कि चाल पर ना, यानी ध्वनि के चाल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका दाब तथा आवृत्ति। यानी अगर माध्यम का दाब या आवृत्ति कुछ भी बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम दाबे याद रखिएगा, माध्यम का जो दाब होता है, प्रेशर का चाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर कम ज़्यादा रहे, चाल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आवृत्ति भी नहीं चेंज होती है। आप ये भी याद रखिएगा कि जब ध्वनि का माध्यम चेंज होता है तो उसकी वेग तथा तरंग दर्द बदल जाती है। ध्यान से लिख लीजिएगा, वेग तथा तरंग दर्द बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, नहीं बदलता है। ठीक, अब जो बात हमारा है ना, जो चाल होता है, जैसे कितना चाल होता है ध्वनि का, किस चीज़ में कितना होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक, यही लिख देते हैं। चलिए, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए अभी लिखेंगे यहाँ। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का क्या होता है, अलग अलग चाल होता है, तो ये पूछा है। कुछ लिख देते हैं। देखिए, पहला आपको
कि मैक्सिमम किस में होता है, तो एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम में आपका होता है 6420, कितना होता है 6420, 6420 मीटर पर सेकंड। ये जितना चाल लिखेंगे सब मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है निकेल, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका होता है आपका 6040, कितना होता है इतना मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपका आता है स्टील, स्टील में होता है आपका 5960 मीटर पर सेकंड। और फिर आपका आता है फेरस, इसमें होता है 5950 मीटर पर सेकंड। इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है सॉलिड में, ठीक। इतना आपको कंठस्थ होना चाहिए। और भी आप लिख सकते हैं, पीतल में 4700 मीटर पर सेकंड होता है। और लिख देते हैं, देखिए ये हो गया। अब लिक्विड में आपको याद रखना है कि वाटर में, देखिए वाटर दो तरह का, अगर आपका समुद्री जल है, समुद्री है, तो इसमें होगा 1531 मीटर पर सेकंड में है, ठीक। अगर आपका आसुत जल है, आसुत यानी डिस्टिल वाटर है, आसुत जल, तो इसमें होगा आपका 1498, ठीक। और आपको ये हो गया लिक्विड में। और कौन ध्यान पर रखिएगा, दो जल में याद रखना है। और देखिए जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वही लिख रहा हूँ। इथेनॉल में से 1207 होता है। हवा वाला देखिए, तो एयर में देखिए ध्यान से समझिए, देखिए अगर हम बात कर ले आपका ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में होता है आपका 1200, एक मिनट 84, ये मिटा दे, एक मिनट, ये सब गिर रहा है। देखिए अगर बात करें हवा में, तो हवा में आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे तीनों याद रखना है। 331 मीटर पर सेकेंड, और 20 डिग्री सेल्सियस पे शुरू में ही लिखे थे 344, और 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको याद रखना है 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हो गया ऑक्सीजन। एक मिनट, इसका मास ज़्यादा होता है ना, इसमें नहीं होगा। सबसे मास किसका कम होता है, हाइड्रोजन में होगा इतना। ऑक्सीजन में तो 316 होता है मीटर पर सेकेंड। तो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए कि किसमें चाल कितना होता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, आप देख रहे होंगे यहाँ एक लगा भी होगा, एनसीईआरटी का ये है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। यही सब चीज़ इसमें क्या किया गया, लिखा है। इतना से मतलब क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, ये जितना हमने लिखा है इससे सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ होता है आपका मैक संख्या, क्या होता है मैक नंबर, वो भी हम समझा देते हैं। देखिए मैक संख्या क्या होती है, वस्तु की चाल बटा हवा में ध्वनि की चाल। ध्यान से समझिए, वस्तु की चाल बटा हवा में ध्वनि की चाल का अगर आप रेशियो ले लेते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कंपेरिजन कर देते हैं हवा में ध्वनि के स्पीड से, तो उसको हम कहते हैं मैक संख्या। जितने भी मिसाइल हो गए, रॉकेट हो गया, इन सब का स्पीड किससे निकलता है, मैक संख्या, या फाइटर जेट हो गए, इनका स्पीड मैक संख्या में ही क्या किया जाता है, बताया जाता है। और मैक संख्या कैसे निकलता है, तो हवा में ध्वनि का चाल ले लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे, और आप उस वस्तु का चाल ले लीजिए, उस दोनों का रेशियो डिवाइड कर लीजिए, तो जो आएगा वो मैक संख्या को दिखाएगा। अगर मैक संख्या 1 हुआ तो समझिए कि उस वस्तु का चाल हवा के चाल के बराबर है, यानी 1 सेकंड में 344 मीटर क्या होगा, वो जाएगा। अगर मैक संख्या 2 हुआ तो समझिए इसके डबल स्पीड से चल रहा है। मैक संख्या 3 हुआ तो समझिए कि ध्वनि के स्पीड से 3 गुना स्पीड से चल रहा है। तो इसमें 3 चीज होता है। एक होता है, देखिए एक को कहते हैं हम सबसोनिक। सबसोनिक में क्या होगा ना, मैक संख्या 1 से छोटी होती है। सबसोनिक में क्या होता है,
मैक संख्या 1 से छोटी, यानी जितनी कोई भी वस्तु का स्पीड हवा के स्पीड से कम है उसका मैक संख्या क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। एक होता है अगर 1 के बराबर है तो दोनों का स्पीड ज़्यादा। एक होता है आपका सुपरसोनिक, तो सुपरसोनिक का मतलब होता है ना अगर मैक संख्या 1 से बड़ा है, मैक संख्या क्या है 1 से बड़ा है, उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक। अगर एक होता है कि मैक संख्या हाइपरसोनिक, एक होता है आपका हाइपरसोनिक, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, 1 से 5 के बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। और जो 5 से ज़्यादा होता है, जिसकी मैक संख्या 5 से ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी ध्वनि के स्पीड से 5 गुना स्पीड से चलने वाली, ठीक है। तो इतना चीज़ हुआ, इसके साथ आपका ये पूरा टोटल कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।